कई सालों से पृथ्वी के बाहर जीवन होने की पॉसिबिलिटी की बात चलती आ रही है, लेकिन आज तक हमने एक भी ऐसे ग्रह या चांद को नहीं ढूंढा है जहां पर जीवन मौजूद हो। हमारी पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवित चीजें पाई जाती हैं, लेकिन काफी सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारी पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें उस मिट्टी में कुछ ऐसा मिला जो आपके होश उड़ा देगा। आखिर वो ऐसी क्या चीज थी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही जानेंगे उन एविडेंस के बारे में भी जो कि हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या चांदों पर पाए गए हैं। नंबर 1, 1976 द वाइकिंग मार्स लैंडर्स डिटेक्ट केमिकल सिग्नेचर्स इंडिकेटिव ऑफ लाइफ। मंगल ग्रह पर बहुत सारे मिशन किए जा चुके हैं और इन सभी का एक ही मकसद रहा है और वो है मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने की पॉसिबिलिटी का पता लगाना। 1976 में मंगल ग्रह पर लैंड हुए वाइकिंग लैंडर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज को डिस्कवर किया था। दरअसल नासा मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करके उन पर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी को एनालाइज करके ये पता लगाना चाहते थे कि उस पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में वह मिट्टी को रेडियो एक्टिव कार्बन न्यूट्रिएंट से मिक्स करते हैं। उनके मुताबिक अगर मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप उन्हें रेडियो एक्टिव मीथेन गैस सच में क्रिएट होती दिखाई देती है। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि किसी भी ग्रह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मिलना जीवन मौजूद होने के चांस को कई हद तक बढ़ा देता है। इस टेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब ये था कि मंगल ग्रह की मिट्टी में कुछ ऐसा मौजूद है जो इन रेडियो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के साथ साथ यह रेडियो एक्टिव गैस को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया। लेकिन यह इकलौता एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने और भी कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनका रिजल्ट हर बार नेगेटिव आया। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट जारी की कि मंगल ग्रह पर अभी तक जीवन के कोई भी हिंट्स नहीं पाए गए हैं। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट टीम के एक वैज्ञानिक आज भी पुराने एविडेंस को सच मानते हैं और उनके मुताबिक जिन एक्सपेरिमेंट्स को बाद में किया गया था उसमें यूज किए गए इक्विपमेंट सही नहीं थे। अब मंगल ग्रह पर जीवन का यह बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मौजूद है या नहीं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक इंसानों के पास नहीं है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि मंगल ग्रह पूरी तरीके से बंजर ग्रह है और यहाँ पर ना ही जीवन मौजूद था और ना ही जीवन मौजूद है। नंबर 2, 1977 द अनएक्सप्लेन्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल वाव सिग्नल इज डिटेक्टेड बाय एन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो टेलीस्कोप। अंतरिक्ष से हर दिन ही कोई ना कोई सिग्नल आते रहते हैं जिन्हें वैज्ञानिक अपनी सैटेलाइट्स और इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिटेक्ट करते रहते हैं। आमतौर पर यह सिग्नल तारों के फटने और ब्रह्मांड में होने वाले अलग अलग धमाकों से आते हैं। इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जानकर वैज्ञानिक तुरंत यह पता लगा लेते हैं कि वह सिग्नल कहां से और कैसे आया होगा। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जिन्हें न सिर्फ एक्सप्लेन करना कठिन होता है बल्कि ये भी बताना मुश्किल होता है कि आखिर वो आए कहां से। ऐसे ही एक मिस्टीरियस सिग्नल को 1977 के अगस्त महीने में रिकॉर्ड किया गया था। इसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था। उस टेलीस्कोप ने एक पल्स को नोटिस किया जो सजिटेरियस नाम के कॉन्स्टेलेशन के आसपास से आ रही थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पल्स का मतलब होता है एक ऐसी वेव जो लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में रिसीव की जाए। आमतौर पर इन वेव्स के बीच का टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है। जो एस्ट्रोनॉमर इस सिग्नल को सुन रहे थे वह इसे सुनकर इतने ज्यादा हैरान हो गए कि उन्होंने टेलीस्कोप के प्रिंट आउट पर वाव शब्द को लिख दिया। वहीं से सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ गया। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि यह सिग्नल आखिर आया कहां से था। जिस डायरेक्शन से यह सिग्नल आया था उस डायरेक्शन में मौजूद सबसे नजदीकी तारा 220 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी अगर वहां से कोई सिग्नल सेंड होता है तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 220 मिलियन सालों का समय लगेगा। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा सेंड किया गया था जो हमसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिग्नल के पीछे का असली कारण क्या है
ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए आमतौर पर इसे एलियन से ही रिलेट किया जाता है। नंबर 3, 1996 मार्शियन फॉसिल्स आर डिस्कवर्ड इन मीटियोरॉइड ALH 84001 फ्रॉम एंटार्क्टिका। 1996 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसने कुछ समय के लिए पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट में उन्होंने एंटार्क्टिका में डिस्कवर हुए एक मीटियोरॉइड के बारे में बताया था, जिसके अंदर उनके मुताबिक माइक्रोब्स के फॉसिल्स मौजूद थे। यह मंगल ग्रह से आया एक टुकड़ा था जो थोड़ा बहुत आलू के शेप का था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टुकड़ा मंगल ग्रह पर हुए एक टकराव की वजह से क्रिएट हुआ होगा। रिसर्च में यह भी पता चला कि यह पृथ्वी पर आने से 1.5 करोड़ साल पहले तक सौरमंडल में ऐसे ही घूमता रहा था। बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह सीधे पृथ्वी के एंटार्क्टिका रीजन में आ गिरा और वैज्ञानिकों ने इसे 1984 में डिस्कवर कर लिया। इस पत्थर का एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस पत्थर के अंदर मिनरल मैग्नेटाइट भी मिला, जो आयरन मेटल का एक दूसरा फॉर्म होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया जिस पर विश्वास करना सभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने बताया कि इस पत्थर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उन्हें नैनो बैक्टीरिया भी मिले हैं। इस स्टडी का ये मतलब था कि मंगल ग्रह पर भी एक समय पर जीवन मौजूद हुआ करता था और आज भी वहाँ जीवन मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को ये कहते हुए भी अपोज किया कि उस पत्थर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पृथ्वी पर आने की वजह से आ गए होंगे और पत्थर में जो मैग्नेटाइट मौजूद था वो पृथ्वी पर मौजूद मैग्नेटाइट से बहुत अलग था, जिसका मतलब ये है कि उसमें जीवन मौजूद होने के कोई भी चांस नहीं है। बाद में 2003 की एक स्टडी में ये पता लगाया गया कि नैनो बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कुछ केमिकल प्रोसेस द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि उस पत्थर में मौजूद बैक्टीरिया असल में हमारी पृथ्वी पर ही पैदा हुए थे। अब इस पत्थर से जुड़ा सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन 2003 में हुई इस स्टडी के बाद इस पत्थर पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। आज भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस पत्थर में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और नैनो बैक्टीरिया असल में मंगल ग्रह से ही आए थे, जो आज भी वहां पर रह रहे हैं। नंबर 4, ड्रेक इक्वेशन। 1961 में अमेरिका के एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल आज की तरह उस समय भी एलियन से जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घुमा करते थे और उन सभी सवालों का जवाब थी यह इक्वेशन। इसके जरिए कोई भी पता लगा सकता था कि एक गैलेक्सी में ऐसे कितने ग्रह हैं जिन पर जीवन 100% निश्चितता के साथ मौजूद है। इस इक्वेशन में ड्रेक ने 7 अलग-अलग फैक्टर्स को कंसीडर किया था, जैसे हमारी गैलेक्सी में सूर्य जैसे तारे किस रेट से बनते हैं और ऐसे कितने तारों के पास पृथ्वी जैसा ग्रह होता है। जब उन्होंने टोटल नंबर को कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 10,000 ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद हैं जो हमसे कांटेक्ट बनाने के काबिल हैं। यह सुनने में भले ही बहुत बड़ा नंबर लगे, लेकिन एक गैलेक्सी के लेवल पर यह असल में बहुत छोटा है। मिल्की वे में करीब 100 अरब तारे मौजूद हैं। ऐसे में 10,000 डेवलप्ड ग्रहों का मौजूद होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक हम एक भी ऐसे ग्रह को नहीं ढूंढ पाए हैं जो ड्रेक इक्वेशन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सही भी है या नहीं। अगर मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें तो यह इक्वेशन पूरी तरीके से सही है और इस पर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एलियंस को ढूंढना एक फिजिकल टास्क है और हम इंसानों को नहीं पता कि हमें उनसे कांटेक्ट करने के लिए किस लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। 2001 में नई डेटा और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ड्रेक इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया। इस बार वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैबिटेबल ग्रहों की संख्या 10,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई है। अब इतने समय में इतने सारे ग्रह नहीं बने थे। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने पहले जिस डेटा का इस्तेमाल किया था वह पूरी तरीके से सही नहीं था। ड्रेक इक्वेशन को नए डेटा के साथ इस्तेमाल करने से वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि हमारी गैलेक्सी में करीब 1 लाख ऐसे ग्रह हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। इसी के जरिए हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना पाते हैं। अब ऐसे ग्रहों को असलियत में ढूंढना टेलीस्कोप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काम है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शायद एक न एक दिन हमें ऐसा ग्रह ढूंढने को मिल ही जाए जहां पर एलियंस मौजूद हों। नंबर 5, यूरोपा बैक्टीरिया। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति।
और इसके आसपास सौरमंडल के कुछ सबसे बड़े चांद भी चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं में से एक चांद है यूरोपा, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत स्पेशल है। वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इस चांद पर जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं। 2001 में नासा के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह चांद इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत विचित्र तरीके से अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह चांद पूरी तरीके से बर्फ से बना हुआ है और इसके सरफेस का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से ही यूरोपा इंफ्रारेड रेडिएशन को नॉर्मल तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में वैज्ञानिकों ने मैग्नीशियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया तो इन्हें इनकम्प्लीट डेटा मिला। इन सभी चीजों का आसान शब्दों में मतलब ये है कि यूरोपा पर कोई ऐसा हिडन कंपाउंड मौजूद है जो वैज्ञानिक नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर भी हो सकता है, जो यूरोपा को सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन से बचा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद कुछ बैक्टीरिया में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखी है। वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन को बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जिस तरह से यूरोपा कर रहा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस हैं। शायद जिसको वैज्ञानिक एक केमिकल कंपाउंड समझ रहे हैं, वो असल में यह छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जिन्हें इतनी दूरी से नोटिस किया जाना इम्पॉसिबल है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या यह बैक्टीरिया -170 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सही सलामत रह पाते होंगे। एक समय पर वैज्ञानिकों का भी यही सवाल हुआ करता था, लेकिन कुछ रिसर्च में यह पता चला कि बृहस्पति का यह चांद पूरी तरीके से सॉलिड आइस से नहीं बना है। असल में यूरोपा के सॉलिड सरफेस के नीचे लिक्विड पानी का एक समुद्र मौजूद है, जिसका तापमान सतह पर जमी बर्फ से कम रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद वह बैक्टीरिया इन्हीं समुद्रों में रहते होंगे। अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई भी ऐसा मिशन नहीं किया है जिसमें इस चांद की सतह पर जाकर डायरेक्ट रिसर्च की गई हो। यही कारण है कि अभी भी वैज्ञानिक इस चांद से जुड़ी बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि यूरोपा पर जीवन मौजूद होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2001 में हुई इस स्टडी के बाद फिर से ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से यूरोपा चांद सुर्खियों में आने लगता है। 2003 में इटालियन वैज्ञानिकों की एक टीम ये बताती है कि यूरोपा के वायुमंडल में मौजूद सल्फर असल में जीवन मौजूद होने का एक पुख्ता सबूत हो सकता है। इस कंपाउंड को सबसे पहले गैलीलियो स्पेस प्रोब द्वारा ढूंढा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिक ये भी पता लगा पाए थे कि यूरोपा की सतह के नीचे एक समुद्र मौजूद है जिसका पानी गर्म रहता है। वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि इस चांद पर समुद्र मौजूद है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका तापमान असल में गर्म रहता है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इतने ठंडे चांद की सतह के नीचे यह गर्म पानी का ओशन कैसे मौजूद हो सकता है? इसका सीधा सा जवाब है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा पर ऐसे बहुत सारे वॉल्केनो मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद बर्फ को गर्माहट देते हैं। तापमान के बढ़ जाने की वजह से वह बर्फ पिघल जाती है और गर्म पानी में तब्दील हो जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यूरोपा के वायुमंडल में मौजूद सल्फर असल में यहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है। जिस तरीके से हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, वैसे ही यह बैक्टीरिया सल्फर को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते होंगे। कुछ ऐसा ही अंटार्कटिका की झीलों में भी देखा जाता है, जो इस बात का क्लियर एविडेंस है कि बैक्टीरियाज ऐसे केमिकल प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह सल्फर असल में बैक्टीरिया से नहीं बल्कि यूरोपा के पड़ोसी चांद आयो से आता है। वहाँ पर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है और वही सल्फर इस चांद तक भी ट्रांसफर हो जाता है। अब यूरोपा पर जीवन मौजूद है या नहीं, ये तो वहाँ जाकर रिसर्च करने पर ही पता चलेगा। आपको इनमें से सबसे सॉलिड एलियन एविडेंस कौन सा लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।